हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रही हूँ मैट्रिक्स का टॉपिक। मैट्रिक्स क्या होती है, वो कितने टाइप की होती है, मैट्रिक्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मान लो मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी, मैंने यहाँ पर रो और कॉलम के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखा हुआ है। तो जब रो और कॉलम के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो वो क्या बन जाती है, एक मैट्रिक्स बन जाती है। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट रो कौन सी हुई, 1 2 3 4, ये फर्स्ट रो है। यहाँ पर रो पंक्ति और कॉलम स्तंभ, 4 5 6 7, ये मेरे पास सेकेंड रो है। 7 8 9 9, ये थर्ड रो है। जैसे सेट्स में हम पढ़ते थे कि सेट्स में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता, मैट्रिक्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, चाहे हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट रिपीटेशन में आ रहे हैं, चाहे कोई एक एलिमेंट रिपीट में आ रहा है। 1 4 7, ये यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कॉलम है। 2 5 8, ये मेरे पास क्या है, सेकेंड कॉलम है। 3 6 9, ये थर्ड कॉलम है मेरे पास। और 4 7 9, ये फोर्थ कॉलम होगा। आगे समझ में मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर एलिमेंट्स को हम रो और कॉलम में अरेंज करें तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को रो की फॉर्म में लिख लिया, कॉलम की फॉर्म में लिख लिया, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब अगर हम मैट्रिक्स को रो और कॉलम में अरेंज कर देते हैं तो उसमें रो की संख्या होगी, कॉलम की संख्या होगी, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो एंड सो ऑन। कुछ रो होगी हमारे पास और कुछ कॉलम होंगे। तो रो और कॉलम की जो संख्या होती है उन्हें किस तरह से लिखा जाता है, m क्रॉस n की फॉर्म में। अगर हमें मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि कितनी रो है कितने कॉलम है तो उसे हम किस तरह से अरेंज करेंगे, m क्रॉस n की फॉर्म में, जहां पर m होता है नंबर ऑफ रो, यानी कि पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ये कहलाता है n। और n होता है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि स्तंभों की संख्या। अब अगर मैंने किसी मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछ लिया कि मेरे पास 5 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, तो आप बता सकते हैं इसमें कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे। इस मैट्रिक्स में 5 रो 3 कॉलम होंगे। अगर मैंने एक मैट्रिक्स की सिर्फ फॉर्म आपको बता दी कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 3 की, अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिक्स है उसे किस तरह से अरेंज किया जाता है, m क्रॉस n की फॉर्म में, जहां पर m का मीनिंग नंबर ऑफ रो, n का मीनिंग नंबर ऑफ कॉलम। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक मैट्रिक्स है जिसमें जो कि 5 क्रॉस 3 की है, 5 मल्टीप्लाई 3 की है, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी है इसमें 5, n की वैल्यू कितनी है 3, तो नंबर ऑफ रो कितनी हुई 5 और नंबर ऑफ कॉलम कितना हुए 3, यानी ये मेरे पास 5 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, अभी मैंने आपको क्या बताया, m क्रॉस n के फॉर्म में मैट्रिक्स को अरेंज किया जाता है, तो इसे बोलेंगे कहते क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को m क्रॉस n के फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो मैंने मान ली एक मैट्रिक्स लिखी A इज इक्वल टू A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n, और इसी तरह से चलते रहेगा 3 1 4 1, और लास्ट में मैंने लिख दिया AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन AMN। मैंने यहाँ पर इस तरह से मैट्रिक्स को अरेंज कर लिया। अब देखो इसमें कितनी रो कितने कॉलम है ये हमें चेक करना है। यहाँ पर मैंने लिखा A11 A12 A13, तो ये फर्स्ट रो बन रही है, और अगर मैंने लिखा 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन, तो ये सेकंड रो। नेक्स्ट मैंने लिखा AM1, अगर मेरे पास 2 1 2 2 2 3 है तो ये सेकंड रो है, अगर मेरे पास 1 1 1 2 1 3 है तो ये फर्स्ट रो। तो अगर
मैं इसे इस तरह से लिखूं AM1 AM2 AMN, तो ये कौन सी रो बन गई? mth रो हुई है। अब कॉलम पे आ जाओ, कॉलम में देखो A11 A21 AM1, अगर मेरे पास 1 2 3 और पीछे की तरफ क्या चल रहा है 1 1 1, तो ये फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह A12 A22 A32 AM2, यहाँ पीछे की तरफ 2 आ रहा है ना, तो ये क्या हुआ मेरे पास सेकंड कॉलम। इसी तरह A13 23 M3, तो ये थर्ड कॉलम। तो A1N A2N AMN, ये कौन सा कॉलम हो जाएगा? nth कॉलम हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रो हुई, कितने कॉलम हुई, आप काउंट कर सकते हो। मेरे पास रो कितनी आई? m रो। कॉलम कितने आए? n कॉलम। तो इस मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? m क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर बताना है तो वो ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n, यानी नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m क्रॉस n, यानी कि a की 40 क्या होगी यहाँ पर? m क्रॉस n होगी। क्लियर है आप सबका? अभी देखो मैंने पीछे क्या लिखा था, जब भी मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी तो मैंने इस तरह से शो किया a इक्वल, मान लो मैंने लिखा है 1 2 3 4, मैं एक और मैट्रिक्स लिख रही हूँ b इक्वल, मैंने लिख दिया 3 7 9 4 5 -5 3, मैंने ये दो मैट्रिक्स बनाई है। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मैंने क्या लिखा? a इक्वल b इक्वल। इसका ऑर्डर क्या है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें दो रो है दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 into 2। इस मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स में दो रो है तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 3, यानी n की संख्या 2 n की संख्या 3, नंबर ऑफ रो 2 नंबर ऑफ कॉलम 3। मैंने मैट्रिक्स को क्या लिखा? a इक्वल b इक्वल, मान लो मैं एक और लिख रही हूँ x इक्वल 1 4 7। इस मैट्रिक्स में क्या है? नंबर ऑफ रो 3 नंबर ऑफ कॉलम 1, तो ये मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 3 into 1। अब मैंने जितनी भी मैट्रिक्स की, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं हर मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ। मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि स्मॉल a इक्वल टू 1 2 3 या स्मॉल b इक्वल टू 3 7 9 4 -5 3, मैंने कहीं पर भी स्मॉल लेटर का यूज नहीं किया। यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को लिखेंगे तो उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का जो तरीका होगा ये गलत तरीका है, स्मॉल a की फॉर्म में लिखना, स्मॉल b की फॉर्म में लिखना। किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होगा? कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C एंड सो ऑन, यानी अल्फाबेटिकल वैल्यू पुट करनी है लेकिन वो कैपिटल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप सबको समझ में, लेकिन अगर मैं किसी मैट्रिक्स को इस तरह से लिख दूं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, तो इससे मैं गलत नहीं कहूंगा। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स हम शो नहीं करेंगे। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, जो कि मैंने लिया यहाँ पर 2 into 2 की मैट्रिक्स, अब इसमें मैंने स्मॉल लेटर का यूज किया है, मैंने लिखा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में है लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिए यहाँ पर। तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी कि किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। लेकिन मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उन्हें हम स्मॉल लेटर में यूज कर सकते हैं। आगे आप सबको समझ में? जैसे मैं एक क्वेश्चन लूं कि मान लिया 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनाओ, जहां a I j इज इक्वल टू 1/2 I माइनस 3j। मैंने मान लिया ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है? 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनाओ, यानी हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें नंबर ऑफ रो 3 होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम 2 होने चाहिए। तो हमें नंबर ऑफ रो भी पता है नंबर ऑफ कॉलम भी पता है, और एक कंडीशन है कि aij की वैल्यू हाफ ऑफ i माइनस 3j होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स अरेंज करेंगे, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होंगे वो हमें अभी नहीं पता,
लेकिन हमें इतना पता है कि मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। अब 3 रो और 2 कॉलम, तो यहाँ देखो मैंने मान लिया A11 लिखा, मैंने लिखा A12, अगर मैं इसके आगे A13 लिखूंगी तो वो थर्ड कॉलम में काउंट हो जाएगा, तो मुझे 2 कॉलम बनाने हैं तो मैं ओनली 1 2 तक लिखूंगी। आगे मैं लिखूंगी A21, A22, 3 रो बनानी है तो मैं 3 1 और 3 2। मुझे पता है कि ये मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी, A11 1 2 2 1 2 2 और 3 1 3 2 तक, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तभी इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2 होगा। अब A11 की वैल्यू क्या होगी, A12 की वैल्यू क्या होगी, इस सब के लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, Aij इक्वल टू हाफ ऑफ I माइनस 3j। यहाँ देखो Aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ I माइनस 3j। हमें ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A11 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। तो अगर मैं A11 यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉर गिवन क्या है Aij, मैंने लिखा A11, तो I की जगह मैंने 1 लिख दिया, J की जगह 1 लिख दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, I की जगह 1, J की वैल्यू 1 पुट कर दूंगी, तो ये सॉल्यूशन क्या आएगा, हाफ ऑफ I की जगह 1 रखा, J की तरह 1 रखा, J की जगह 1 रखा, तो हाफ ऑफ 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा, और 1 माइनस 3 कितना होगा, -2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, इट मीन्स A11 की वैल्यू क्या हुई मेरे पास, -1। A11 हो गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 1 2। अब देखो मैंने क्या रखा, I की जगह 1 और J की जगह 2। I की जगह 1 रखा हुआ है, J की जगह 2 रखा हुआ है, तो मैं जो गिवन वैल्यू है उसमें I की जगह 1 रखूंगी, J की जगह 2 रखूंगी, तो मेरे पास I यानी 1 -3 J की जगह 2 रखा, तो A12 हाफ ऑफ 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6, हाफ ऑफ 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5, यानी कि A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 5/2। ओके, नेक्स्ट A21 की वैल्यू अगर निकाले 2 1, अब I की जगह 2 रखा, J की जगह 1 रखा, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ I यानी 2 -3 मल्टीप्लाई J यानी 1, तो A21 इक्वल हाफ ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 3 क्या होगा मेरे पास, -1 यानी कि हाफ, तो A21 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -हाफ। इसी तरह से मैं आगे A22 की अगर वैल्यू निकालूं तो I की जगह मैंने 2 रखा, J की जगह 2 रखा, तो A22 हाफ ऑफ, यहाँ पर I था 2 -3 मल्टीप्लाई J, तो ये क्या आ जाएगा, A22 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 माइनस 3 2 जा 6, तो A22 इक्वल हाफ ऑफ 2 माइनस 6 -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो A22 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, -2। ओके, मैंने A11 A12 A21 A22 कैलकुलेट किया, आगे मैं निकालूंगी A31, यानी कि I की जगह 3 और J की जगह 1, तो A31 क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/2 I माइनस 3 मल्टीप्लाई J, तो A31 इक्वल 1/2 3 माइनस 3 कितना होगा, 0 होगा, 3 माइनस 3 0, 0 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, A31 इक्वल 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 0 आता है। ये मैं अपनी 11th क्लास की वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमेशा इंफिनिटी आता है, और अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका सॉल्यूशन हमेशा 0 आएगा, यानी अगर अपॉन में 0 आ जाए तो इंफिनिटी होगा, मल्टीप्लाई 0 आ रही है तो उसका सॉल्यूशन 0 होगा। A32 की वैल्यू यानी Aij, I की जगह 3 J की जगह 2, तो ये क्या देगा, हाफ ऑफ I माइनस 3 मल्टीप्लाई J, यानी कि A32 इक्वल हाफ ऑफ 3 माइनस 6, हाफ ऑफ 3 में से 6 कट करोगे तो -3, यानी कि A32 की वैल्यू क्या होगी, -3/2। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखो क्वेश्चन क्या था, हमें 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है जहां पर Aij की वैल्यू गिवन है। अब 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, तो मैंने 3 कॉलम, सॉरी, तो मैंने 3 रो और 2 कॉलम लेके एक मैट्रिक्स बनाई।
A11 12 21 22 और 31 32 से। अब ये सारी वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट की, जो हमें कंडीशन गिवन थी। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ मैंने अभी पीछे कैलकुलेट की थी। A11 की वैल्यू हमारे पास आई -1, 12 का सॉल्यूशन आया -5/2, 21 की वैल्यू आई 1, 22 की वैल्यू हाफ, 310 और 32 -3/2। तो मेरे पास मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी यहाँ पर, A11 A12 A21 A22 A31 A32। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए होगी। इसका ऑर्डर चेक करो क्या आ रहा है, 3 क्रॉस 2 आ रहा है। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा गिवन मैट्रिक्स का, जो हमें मैट्रिक्स बनानी थी 3 क्रॉस 2 की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप इसमें होती है रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स, रो क्या था आपको याद है कि अगर किसी मैट्रिक्स को मैं इस तरह से लिखी हूँ 1 2 3 4 5 6, मैंने ये मैट्रिक्स लिखी, तो रो क्या थी मेरे पास, ये फर्स्ट रो है 1 2, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। यानी इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, 3 रो। कॉलम कितने हैं 1 3 5, फर्स्ट कॉलम 2 4 6, सेकंड कॉलम, यानी कॉलम कितने हुए 2। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2, ये मैंने लिखा है 3 × 2। ये क्या कहलाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब टॉपिक है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने क्या लिखा, जिसमें एक ही रो हो, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4। अब ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसमें एक ही रो है तो 1। कॉलम कितने लिखे मैंने, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1 × 4। अब इसमें रो कितनी हुई, हमारे पास ऑर्डर में हम चेक करें तो रो कितनी है 1 है, या मैट्रिक्स में भी चेक करें तो हमें दिख रहा है कि इसमें एक ही रो है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स के बारे में मैंने क्या बताया, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। अब कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी आप बता सकते हो, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। रो की संख्या जितनी भी हो सकती है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही स्तंभ हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3 4, तो इसमें इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या होगा इसका, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। इसमें कितनी रो है 4, और कॉलम कितने हैं 1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। टाइप की मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, हिंदी में से कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। अब वर्ग, वर्ग क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो हम इसे क्या बोलते हैं 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो वर्ग मैट्रिक्स। अब इसमें रिपीट हो रहा है 2 को 2 बार लिखे, 3 को 2 बार लिखे, 4 को 2 बार लिखे, तो वर्ग मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है, तो उस मैट्रिक्स को हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, जहां पर m = n हो। यानी कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स लूं, मेरे पास यहाँ पर मैंने लिया 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 × 2, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे वर्ग मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है,
तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है, तो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। आगे समझ में आपको? नेक्स्ट चौथी मैट्रिक्स है विकियन मैट्रिक्स। अब विकियन मैट्रिक्स क्या होती है? विकियन क्या होता है ये सब आपको पता है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल? विकियन हम स्क्वायर बनाए, रेक्टेंगल बनाए, कोई भी डायग्राम बनाए तो उसमें विकियन क्या होता है हमारे पास? ये विकियन होता है। तो विकियन मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ विकियन के एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो। किस तरह से? ये देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 -4 7, यहाँ मैंने लिख दिया 0 0 0 0। अब देखो, अगर मैं इससे स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी बनाऊं तो मेरे पास विकियन की कहीं कहीं ना कहीं कोई वैल्यू आ रही है विकियन की, लेकिन इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं। विकियन यही बनता है ना, इस टाइप से बनता है, या विकियन को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो विकियन मैट्रिक्स मेरी ये भी हो जाएगी। ये भी विकियन हुआ हमारे पास। तो विकियन मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकियन के अलावा सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम विकियन मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या हुई विकियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकियन के अलावा बाकी सभी एलिमेंट शून्य होते हैं, विकियन मैट्रिक्स कहलाती है। फिफ्थ मैट्रिक्स है यहाँ पर अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब अदिश मैट्रिक्स क्या होती है? अभी मैंने आपको विकियन मैट्रिक्स बताई थी। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकियन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट शून्य होते हैं, जीरो होते हैं, तो वो मैट्रिक्स विकियन मैट्रिक्स कहलाती है। अदिश मैट्रिक्स लगभग विकियन मैट्रिक्स के समान ही होती है। इससे क्या होता है? विकियन की जो वैल्यू होती है वो समान होनी चाहिए। होती तो डेफिनेशन वही है विकियन मैट्रिक्स की कि विकियन के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। लेकिन विकियन मैट्रिक्स में विकियन के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या अदिश मैट्रिक्स में विकियन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और विकियन की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। सेम में, प्लस में, माइनस में, अल्फाबेटिकली कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन विकियन की वैल्यू हमें क्या लेनी है? सेम लेनी है। जैसे मान लिया -a 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 0 0 0 0 एंड 0 0। अब मेरे पास विकियन की वैल्यू सेम है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी। आगे समझ में? तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकियन के अलावा सभी एलिमेंट शून्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन, अगर मैं डेफिनेशन को सिर्फ इतना लिखूं तो ये विकियन मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसकी कंडीशन हम क्या लिखेंगे? लेकिन विकियन के सभी अवयव समान होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? अदिश मैट्रिक्स। सिक्स्थ मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स। इसे इकाई मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में इस यूनिट मैट्रिक्स का नाम लिखा होता है तत्समक मैट्रिक्स। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप ये मत समझना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग है, यूनिट मैट्रिक्स अलग है। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स है। इसे इकाई मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब यूनिट मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? इसमें भी विकियन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। जैसे मैंने अभी विकियन मैट्रिक्स में बताया, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स में बताया कि विकियन के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। विकियन मैट्रिक्स में विकियन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अदिश मैट्रिक्स में विकियन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यूनिट मैट्रिक्स में विकियन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसमें ओनली 1 होनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकियन के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं,
लेकिन अब इसकी कंडीशन क्या है, विकिरण का प्रत्येक अवयव एक होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे हम, इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकिरण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं। तो तीन टाइप की मैट्रिक्स होगी, एक तो विकिरण मैट्रिक्स, एक अदिश मैट्रिक्स और दूसरी यूनिट मैट्रिक्स। अब विकिरण मैट्रिक्स में विकिरण का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, अदिश मैट्रिक्स में विकिरण का एलिमेंट होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो विकिरण के एलिमेंट समान होने चाहिए। और यूनिट मैट्रिक्स में विकिरण का हर एलिमेंट 1 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास, सातवें मैट्रिक्स है आपके पास जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। सातवें मैट्रिक्स, नेक्स्ट मैट्रिक्स है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब नाम से फिर से समझने की कोशिश करो, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स का मीनिंग ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो, इसे कि हम क्या कहेंगे, शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जैसे मैंने मैट्रिक्स बनाई 0 0 0, अब इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, शून्य मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। आगे समझ में। मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स। अब समान, मैं हर एक डेफिनेशन को बाय नेम आपको समझा रही हूँ। समान मैट्रिक्स, अब समान का क्या होता है, अगर दो चीजें बिल्कुल एक जैसी है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो समान है। तो मैट्रिक्स में भी यही होता है कि अगर दो मैट्रिक्स है उसका हर एक एलिमेंट सिमिलर है, पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, पहली मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट, दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट, अगर दो मैट्रिक्स है उन मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट सिमिलर फॉर्म में है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स। जैसे मान लो मैंने दो मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, फिर से मैंने लिख दिया कि एक और हमारे पास मैट्रिक्स है, ये ए है, और मैंने एक और मैट्रिक्स ले ली बी, 1 2 3 4। अब देखो दो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, सेकंड मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या है, 1, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट 2, अगेन सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट 2, चार एलिमेंट है, चारों के चारों एलिमेंट। अब सेम में हम ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो इसका मीनिंग सेम नहीं होगा, सेम का मीनिंग यहाँ पर क्या है, समान का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट 1, यहाँ पर सेकंड नंबर पहला एलिमेंट 2 है तो सेकंड नंबर पर 2 होना चाहिए। ये सेकंड नंबर नहीं माना जाएगा, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। ये ए बी, अगर मैं सी लिख रही हूँ तो कंडीशन क्या होगी, ए और बी तो समान होंगी, ए इज इक्वल टू बी होगा, बट ए इज नॉट इक्वल टू सी होगा। ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के इक्वल है, सिमिलर है, लेकिन ए का हर एक एलिमेंट सी के एलिमेंट के समान नहीं है। तो ए इज इक्वल टू बी होगा बट ए इज नॉट इक्वल टू सी होगा। इक्वल मैट्रिक्स का कोई एक क्वेश्चन आपको करवाऊं, तो इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, इफ मैंने एक मैट्रिक्स बना दी इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स बना दी। उससे पहले मैंने अभी क्या बताया था, इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है उनका हर एक एलिमेंट समान होना चाहिए, और समान कब होगा, अगर उनका ऑर्डर भी सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगी। यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स लिखी हुई है, x+3, यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स लिखी हुई है, x+3 z+4 2y-7 -6 a-1 0 b-3 -21 0 is equal to 0 6 3y-2 -6 -3 2c+2 2b+4 -21 0। ये दो मैट्रिक्स है, इक्वल है। तो इक्वल के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है ना, इक्वल हमें गिवन है तो ऑर्डर वैसे तो सेम होगा, फिर भी आप चेक करोगे कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। फाइंड क्या करना है,
ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब देखो इक्वलिटी में मैंने अभी क्या बताया, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। यहाँ दो मैट्रिक्स है मेरे पास, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, एक्स प्लस थ्री। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, जीरो। तो एक्स प्लस थ्री किसके इक्वल हुआ, जीरो के इक्वल हुआ। एक्स प्लस थ्री जीरो के इक्वल होगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस थ्री। ओके, अब देखो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है मेरे पास, जेड माइनस फोर। तो क्या होगा, जेड सॉरी जेड प्लस फोर। अब सेकंड मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड मैट्रिक्स ही है। मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिया, तो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सिक्स है। तो जेड प्लस फोर इज इक्वल टू क्या होगा, सिक्स होगा। तो जेड इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर, जेड क्या हो जाएगा, टू। थर्ड एलिमेंट अगर हम ले तो क्या है, टू वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू, थर्ड एलिमेंट यहाँ पर क्या है, थ्री वाई माइनस टू, थ्री वाई माइनस टू। इक्वेशन बन रही है, y के साथ y को कनेक्ट कर लो और स्केलर के साथ स्केलर को, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस सेवन प्लस टू, माइनस सेवन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू वाई, या मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस फाइव। नेक्स्ट माइनस सिक्स, यहाँ देखो यहाँ पर भी माइनस सिक्स लिखा हुआ है, सिमिलर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, a माइनस वन, और यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस थ्री। तो a माइनस वन किसके इक्वल हुआ, माइनस थ्री के। तो a इज इक्वल टू वन माइनस थ्री, a इज इक्वल टू माइनस टू, a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, जीरो। यहाँ क्या लिखा है, टू सी प्लस टू। तो जीरो किसके इक्वल होगा, टू सी प्लस टू के इक्वल होगा। तो टू सी किसके इक्वल हुआ, माइनस टू के। c इज इक्वल टू माइनस वन, c की वैल्यू आ गई। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, b माइनस थ्री टू बी प्लस फोर, इक्वलिटी है तो मैं क्या लिख लूंगी, b माइनस थ्री इज इक्वल टू टू बी प्लस फोर। b की वैल्यू निकाल दिया तो माइनस थ्री माइनस फोर, टू बी माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, माइनस सेवन इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू क्या कैलकुलेट करना था हमें, ए बी सी एक्स वाई जेड। देखो मेरे पास सारी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू माइनस टू, बी की वैल्यू माइनस सेवन, सी माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, वाई माइनस फाइव और जेड टू, है ना कंप्लीट वैल्यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। कोई भी मैट्रिक्स है, मान लिया एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, ओके। मान लिया एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, यानी टू क्रॉस टू, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है यहाँ पर भी। हमें करना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ए और उसकी पावर में टी, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, ये देखो मैं सिंपल से भी बताऊं, रो और कॉलम। क्या मतलब हुआ इसका, कि रो को हमें कॉलम में बदल देना है, कॉलम को हमें रो में बदल देना है। ओके, तो रो और कॉलम को अब आपस में, इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, इंटरचेंज। रो और कॉलम को आपस में बदलना। तो देखो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कैसे बदलेंगे। फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं A11, A12, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में बदल देते हैं, यानी इसे अगर कॉलम में लिखे तो क्या देगा, A11, A12। सेकंड रो हमारे पास क्या है, 21 और 22। तो 21 और 22 सेकंड रो थी, मैंने उसे सेकंड कॉलम बना लिया। तो अपने आप देखो इंटरचेंज हो गया। फर्स्ट कॉलम क्या था हमारे पास, 11 और 21, जो कि रो बन गया। सेकंड कॉलम सेकंड रो में कन्वर्ट हो गया। तो इस मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज किया तो रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज हो गया ना, जो रो थी वो कॉलम बन गई और जो कॉलम था वो रो बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने ट्रांसपोज का पढ़ा था कि ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करना है तो उसमें रो और कॉलम का इंटरचेंज कर दो, यानी रो को कॉलम से कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो से कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो। ओके, ये कहलाता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। हमारे पास यहाँ पर टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है,
अब सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होगी? इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगी इफ, यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब देखो मैंने क्या लिखा है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, यानी ए हमें गिवन एक मैट्रिक्स है, तो ये गिवन मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक कहलाएगी। कब कहलाएगी? अगर इसी का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया और आंसर वापस हमें गिवन मैट्रिक्स आ गई, तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, अगर ए कोई गिवन मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया, लेकिन ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल कैसे लेना है? आपको पेपर में डेफिनेशन आ रही है तो एग्जांपल शो करोगे, उसका एग्जांपल कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊं कि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो अपनी तरफ से हम बनाएंगे। ए कोई मैट्रिक्स लेनी है, अब सिमेट्री की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है कि अगर रो को कॉलम से, कॉलम को रो से चेंज करते हैं तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए। तो देखो 1 2 3 ये फर्स्ट रो है, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम यही आना चाहिए ना, 1 2 3। तो हमने क्या दिया? 1 2 3। ओके, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर फिक्स होगा। अब इन एलिमेंट्स की बात करते हैं। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 5, तो मैंने क्या लिखा? 4 5। ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड रो 4 5 लिखा, तो 4 5 हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लिख दो, देखो ट्रांसपोज करें। फर्स्ट रो क्या हमारे पास? 1 2 3, हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 1 2 3। सेकंड रो क्या हमारे पास? 2 4 5, तो हमने सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम बना दिया। थर्ड रो क्या है? 3 5 7, हमने कॉलम बना दिया। ए मैट्रिक्स गिवन थी, इसका ट्रांसपोज कर दिया, आंसर देखो आंसर क्या आ रहा है? वापस से गिवन मैट्रिक्स ही आ रही है। जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज आया वो वापस से गिवन मैट्रिक्स आ रही है। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो ए मैट्रिक्स, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? जो गिवन है, यानी देन ए इज सिमेट्रिक, यानी ए सममित मैट्रिक्स होगी। ओके, क्लियर है? टॉपिक क्या था हमारे पास? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। तो विषम सममित मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि विषम सममित मैट्रिक्स। अब सममित मैट्रिक्स में क्या था कि अगर ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज कर दिया, उसी के इक्वल आ जाए। विषम सममित में आंसर तो इक्वल होगा लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल। अब इसे कैसे शो करेंगे? डेफिनेशन इसकी क्या होगी? मान लिया कोई मैट्रिक्स है, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स। ओके, देन A is skew symmetric, तो A skew symmetric कहलाएगी if A transpose is equal to minus A, यदि उसका ट्रांसपोज करें और उसी के इक्वल बट ऑपोजिट साइन में आ जाए तो गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे? देखो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हमें स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लिखना है, तो उसका एग्जांपल कैसे होगा? उसमें जो डायगोनल की वैल्यू होती है, यानी विकर्ण की वैल्यू होती है, हमेशा 0 होगी। अब बाकी एलिमेंट्स हम बनाएं। ये मान लिया मैंने लिख दिया 1 और -2, हमारे पास सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? उसी मैट्रिक्स के इक्वल, लेकिन साइन चेंज होना चाहिए। ये देखो अगर हमने यहाँ +1 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे -1, -2 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे +2। ओके, अब यहाँ पर 0, यहाँ पर मान लिया मैंने लिख दिया 5, अगर +5 लिखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? -5। अब चेक करो, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करना।
तो फर्स्ट रो क्या है 0 1 -2 फर्स्ट रो यानी मैंने उसे फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो क्या हमारे पास -1 0 5 -1 0 5 रो थी मैंने कॉलम लिख दिया। थर्ड रो क्या हमारे पास 2 -5 0 तो 2 -5 0 थर्ड कॉलम बना दिया। अब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर यहां से माइनस को हम कॉमन ले लें तो सॉल्यूशन देखो 0 में प्लस या माइनस से कोई चेंज नहीं होता। माइनस कॉमन लिया तो +1 -2 -1 0 +5 2 -5 0। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था 0 1 -2 ए में यही था ना -1 0 5 -1 0 5 2 -5 0 2 -5 0 यानी A ट्रांसपोज ये माइनस बाहर कॉमन था जो मैट्रिक्स आ रहा है वो एक इक्वल आ रहा है। अगर A ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल आ जाए तो गिवन मैट्रिक्स ये थी हमारे पास। तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या कराएगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या लिख देंगे हैं A इज स्क्यू सिमेट्रिक यानी A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो आगे देखो मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है अगर दो मैट्रिक्स को ऐड किया और उसका ट्रांसपोज कर दिया तो सॉल्यूशन क्या आएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके दो मैट्रिक्स को प्लस करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके प्लस करें तो आंसर सेम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होती है A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करें तो वो सॉल्यूशन इक्वल होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया हमने ये टॉपिक किया था ना और उसका ट्रांसपोज कर दें तो सॉल्यूशन क्या आएगा के A ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके स्केलर से मल्टीप्लाई करें या स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें आंसर सेम होगा। अब इन प्रॉपर्टी के आधार पर मैं आपको एक थ्योरम करवा रही हूँ। थ्योरम क्या है यदि A कोई वर्ग मैट्रिक्स हो इफ A यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताई थी जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं यानी m इज इक्वल टू n होता है तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो सिद्ध कीजिए तो प्रूफ क्या करना है हमें दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होनी चाहिए। सेकंड पार्ट A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। ओके तो हम प्रूफ करते हैं इसका। अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है हमें गिवन है तो मान लिया A और स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि A एक स्क्वायर वर्ग मैट्रिक्स है तो हमें प्रूफ क्या करना है फर्स्ट पार्ट A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होना चाहिए। अब A प्लस A ट्रांसपोज को हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक। अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमने देखो क्या किया था अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है। तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। ओके जिसे सिमेट्रिक प्रूव करना है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया वो आंसर उसी मैट्रिक्स के इक्वल यानी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। हमें ये पार्ट प्रूव करके बताना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे आंसर क्या आना चाहिए राइट हैंड साइड। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज और कंप्लीट का ट्रांसपोज। ओके इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ पर मैंने चार प्रॉपर्टी बताई थी। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वो उसी के इक्वल आता है। ओके अब देखो यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ये देखो A प्लस B का होल ट्रांसपोज फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने कराई थी तो A का ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक इक्वल होगा। दो मैट्रिक्स को अगर हम प्लस करते हैं तो A प्लस B करें या B प्लस A करें आंसर सेम होगा क्योंकि 2 प्लस 3 लिखे या 3 प्लस 2 लिखे
आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हमने प्रूव क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज से हमारा आंसर क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। इट मींस हम क्या लिख देंगे, हैंस ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या था कि जिस मैट्रिक्स को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो। आंसर तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए लेकिन साइन नेगेटिव होना चाहिए, ये था। वही सेम हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे और आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ली ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए रह जाएगा, यहां से माइनस कॉमन ले ले तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस कॉमन लिया तो ए तो प्लस में हो गया और ए ट्रांसपोज माइनस में हो गया। यही हमें प्रूव करना था कि राइट हैंड साइड क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज विद नेगेटिव साइन। देखो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई ना। अगर गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया आंसर वही मैट्रिक्स आ गया है बट साइन चेंज हो रहा है। तो जो गिवन मैट्रिक्स थी यहाँ पर गिवन कौन सी है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या कहलाएगी, ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ओके, आगे समझ। नेक्स्ट हम एक और थ्योरम करते हैं। देखो थ्योरम क्या है, किसी वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है तो हमने स्टार्टिंग प्रूफ में क्या मान लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब प्रूफ क्या करना है, देखो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को, जिसे हमने ए ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स को ए ले लिया, उसे सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। यानी ए को हमें प्रूव करना है कि हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स प्लस विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है मेरे पास, सममित, और ये क्या है हमारे पास, विषम सममित मैट्रिक्स। ओके, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए देखो अभी मैंने लास्ट थ्योरम करवाई थी कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमने प्रूव क्या किया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। किया था हमने ये, इसी थ्योरम का यूज हम यहाँ पर करते हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी लास्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग, हम वर्डिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं, वी नो दैट। वर्डिंग क्या है कि वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होती है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये हम कर चुके हैं लास्ट थ्योरम में, इसलिए हमने वर्डिंग क्या लिखी, हम जानते हैं, वी नो दैट। ओके, अब देखो प्रूफ क्या करना था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब प्लस करते हैं तो आंसर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे हमने ए लिया है। ओके, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या सिमेट्रिक है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसमें किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दे तो वो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ही रहेगी। जैसे मैं सिंपल सी मैट्रिक्स लेके आपको बताऊं, मान लिया सिमेट्रिक 1 2 3 ये है। ओके, ये सिमेट्रिक है ना, इसका ट्रांसपोज किया तो सेम आ रहा है, 1 2 2 3 आ रहा है ना। अब देखो अगर मैं इसमें 2a कर दूं तो क्या है 2 4 4 6, तो ये भी सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसका ट्रांसपोज भी 2 4 4 6 आएगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो अगर वो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। तो यहाँ पर क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है
तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया, या ये कह लो 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, स्केलर है। किसी मैट्रिक्स को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ही रहेगी। यानी अगर A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक थी, उसमें हाफ का मल्टीप्लाई किया तो वो सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर भी सिमेट्रिक ही रहेगी। सेम यहाँ पर A माइनस A ट्रांसपोज क्या थी हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर A माइनस A ट्रांसपोज में हाफ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैट्रिक्स क्या रहेगी हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। तो ये मैट्रिक्स क्या रहेगी हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, हमें जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित मैट्रिक्स प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्हें प्लस करना है। तो आंसर क्या आना चाहिए, ए। देखो सिमेट्रिक हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना। ब्रैकेट खोले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट खोला तो हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। सेम वैल्यू प्लस माइनस में तो कट जाएगी, तो क्या रह गया हमारे पास, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए। कितना रह जाएगा, ओनली ए रह जाएगा, जो कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड थी। यानी अगर हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। आज के टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो।